गाजीपुर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार, जिंदा जलने से 25 लोगों की मौत की आशंका। एमएलसी चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन, एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने किया नामांकन तो सपा के 3 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची राजस्थान के भजनलाल सरकार, 23 मंत्री 61 विधायकों सहित कुल 133 लोग गए दर्शन करने। सीएम भजनलाल बोले, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। श्रावस्ती में फौज में जवान की पीट कर हत्या, तिरंगे में लिपट कर गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, छुट्टी पर पहुंचे जवान को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। गोरखपुर के बाद लखनऊ में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, कार ने 2 लोगों को उड़ाया, हादसे में दोनों युवकों की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। यूपी के रण में बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपने तर्कश में जिन तीरों को इकट्ठा किया, उसमें कानून व्यवस्था नाम का अस्त्र सबसे प्रबल माना जा रहा है। सपा के साथ कांग्रेस भी यूपी में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर लगातार प्रहार कर रही है। हाल ही में हुई महिला उत्पीड़न से लेकर हत्या और लूट की घटनाओं ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है। योगी आदित्यनाथ भले ही मंचों से अपराध मुक्त यूपी का दावा करते हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ उलट है। कई जिलों में कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। कई घटनाएं तो ऐसी हैं जिसमें खाकी की सवालों के घेरे में आ जाती है। तो अलग अलग जिलों में हाल ही में हुए बड़े अपराधों में पुलिस की भूमिका और राजनीतिक दखल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी चर्चा पे हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से हमारे साथ आशीष साहू जुड़े हुए हैं, शाहजहांपुर से अमित सिंह, देवरिया से विजय तिवारी और कन्नौज से मुजाहिद मजीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कानपुर का रुख करते हैं। देखिए, बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और यहां पर हमेशा से एक अलग तरीके की राजनीति देखी जाती है और उसी के साथ साथ अब इस शहर का नाम अपराधों की लिस्ट में भी एक ऊपर नंबर पर आ चुका है। यहां पर बड़े बड़े अपराधी और अपराध देखे जाते हैं। आशीष, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हमने अपराध मुक्त यूपी बना दिया है, सरकार कहती है अपराधी या तो यूपी छोड़ दे या तो अपराध करना छोड़ दे, क्या लगता है कानपुर की अपराध के मामलों में क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी थी योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अपराधी जिले को छोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो अपराध करना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं देखने मिला। कानपुर कमिश्नरेट लागू हुआ, उसके बाद भी लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर में 17 आईपीएस तैनात है। अगर हम पिछली घटनाओं की बात करें तो कानपुर में सबसे बड़ा एक चर्चित कांड हुआ था एसबीआई, जो चोरों ने 1 किलो 800 ग्राम सोना को पार कर दिया था गोल्ड को, और उसमें 500 से ज्यादा लोग उठाए गए थे। उसमें पूछताछ भी पुलिस ने की, लेकिन आज भी वो चोरी जो थी वो पुलिस को कहीं ना कहीं से हिला के रख दिया था, परेशान करके रख दिया था, लेकिन उस चोरी का खुलासा नहीं। ऐसे कई उदाहरण है। अभी हाल ही में महाराजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी, बदमाशों में इतने पुलिस का खौफ ही नहीं था, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो कहीं ना कहीं ऐसी कानपुर में कई बड़ी घटनाएं हैं जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं करके। अगर हम बात करें बिल्लौर में मैं 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, आरोपी अभी भी फरार है। अगर हम बात करें कर्नलगंज की तो खुलेआम हत्या हो जाती है और पुलिस अभी तक उसका हत्या का खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस भले ही कानपुर कमिश्नरेट की जो पुलिस है बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। चाहे कानपुर में लूट हो, चोरी हो, हत्या हो, रेप ऐसे मामले हो, महिला संबंधित अपराध हो, लगातार ग्राफ जो है उसका बढ़ता चला जा रहा है। जी सुन, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, यहाँ पर एक सबसे ज्यादा अपराधों की बात की जाए तो और कब्जे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जब यहाँ पर पुलिस अपनी लिस्ट निकालती है कि क्या क्या उनके पास समस्याएं, उसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है कब्जों की। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया जा रहा है, उस पर भी पुलिस की कोई खासा नजर नहीं है। जो पीड़ित होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। किसका राजनीतिक संरक्षण है उनको? देखिए, कानपुर की अगर बात करें तो चाहे वो चकेरी हो, चाहे कल्याणपुर हो, चाहे बर्रा हो, यहाँ से ऐसे लगातार मामले आते हैं। जो पीड़ित हैं लगातार कमिश्नरेट के ऑफिस के चक्कर काट लेते हैं, लेकिन उनको कमिश्नर साहब से मिलने नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो महिला कांस्टेबल कानपुर पुलिस कह रहे हैं ऑफिस में तैनात है, वो एक पीड़िता आती है, कब्जे को लेकर, रेप को लेकर शिकायत करती है, लेकिन उसको कमिश्नरेट पुलिस उस कमिश्नर साहब से मिलने नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कब्जे के मामले आ रहे हैं, जो स्थानीय पुलिस होती है, थाना प्रभारी हो या चौकी इंचार्ज हो, इन पर गंभीर आरोप लगते हैं। लेकिन सौम्य सबसे बड़ा सवाल
सवाल एक है कि पुलिस की जांच पुलिस ही करती है, तो किसको दोषी ठहरा देगी? कानून व्यवस्था है वो राम भरोसे। भले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करें महिला संबंधित अपराधों के लिए, लेकिन कानपुर में जो अपराध है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक एक प्लॉट के 6-6 कब्जेदार हैं, देर रात प्लॉट में कब्जा हो जाता है, पुलिस कहती है मालूम नहीं है, पुलिस कहती है न्यायालय का मामला है। और खुद ही कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के वीडियो वायरल हुए हैं, वीडियो ट्वीट हुए, पुलिस के लगातार कई से ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें साफ तौर पर पुलिस की अहम भूमिका नजर आती है। लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कारोबार, चाहे वो बड़े कारोबारी हो, कहीं ना कहीं पुलिस के साथ में उनकी मिली भगत होती है। अगर हम बात करें तो थानेदारों की, तो अभी भी कई ऐसे थानेदार हैं जो 1.5 से 2 साल के जमे हुए थानों पे, और कहीं ना कहीं वो जो चाहते अधिकारियों के हैं लगातार उनको थाने अभी भी चला रहे, चाहे उन पे जांच बैठी हो, जबकि नियम ये बताते हैं कि जिस थानेदार पे जांच होगी बिल्कुल। तो देखिए बड़े बड़े मंचों से ये बात करना, इस चीज को लेकर के बयानबाजियां करना कि हमने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत को परखते हैं तो तस्वीरें कुछ और होती हैं। शाहजहांपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर हमेशा से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। अमित, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ वहां का आपराधिक ग्राफ है, जमीनी हकीकत की स्थितियां क्या हैं? जी बिल्कुल सुमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा शाहजहांपुर का अगर हम बात करें क्राइम ग्राफ की, तो लगातार क्राइम बढ़ रहा है। और जब यहाँ इससे पहले एसपी एस आनंद के जाने के बाद एसपी अशोक मीणा ने जब से यहाँ पे चार्ज संभाला, जब से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक ताजा मामला थाना क्षेत्र कांड का, जहां पे एक पीड़ित ने लगातार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार लगातार वो पुलिस की एक तानाशाही रवैया को देख करके उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज से लगभग 5 दिन पहले उसने अपने आप पर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके और आत्मदाह करने की कोशिश की। ये अपने आप में पुलिस के लिए और खाकी के लिए बहुत ही बहुत ही अपने आप में एक, अगर हम बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये आरोप है पीड़ित का, जो पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद में उसने अपने आप पर तरल पदार्थ, जो पेट्रोल तरल पदार्थ डाल करके बिल्कुल। अगर हाल ही के आंकड़ों की बात की जाए तो शाहजहांपुर में हत्याओं का जो है आंकड़े जो है तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। शाहजहांपुर में हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने आज तक कोई बयानबाजी नहीं की, पुलिस ने कोई जवाबदेही नहीं समझी, और शाहजहांपुर का ऐसा चर्चित कोई नाम भी सामने नहीं आता कि वहां पर अपराध हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना है या कुछ ऐसा। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा शाहजहांपुर में एक सूरी ट्रांसपोर्ट कन्हैया हौजरी, एक माना यहाँ शाहजहांपुर के कारोबारी, उन्हें सूरी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर की पीट के हत्या कर दी। ये एक बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें पुलिस ने भी अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस उस खुलासे को अभी तक नहीं लगा पाई। हालांकि उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो जो है सूरी ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर को कन्हैया हौजरी वाले जो पीट कर उन्होंने जो मारते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो भी जारी हुआ था। हालांकि शाहजहांपुर की बात करें, लगातार एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस अपने आप में अपनी वाहवाही और गुटबर्ग की तीर थपथपा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मुजाहिद, कन्नौज की अगर हम बात करें तो देखिए मिश्रित आबादी है और वहां पर बीजेपी के ही सांसद है, विधायक है, सब विधायक बीजेपी के ही है। वहां की क्या कुछ स्थितियां, महिला अपराधों को लेकर के जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ताल ठोकते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को हम हर तरीके की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर आज महिलाएं 2 बजे भी रात में निकलती हैं तो किसी भी क्षेत्र में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन तस्वीरें जब सामने आती हैं, जब किसी क्षेत्र में 2 बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं और उसके बाद उनका पिता भी शर्मसार होकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करता, कोई भी राजनीति नहीं होती, कोई भी उनका न्याय नहीं मिलता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी सौम्या, बता दें कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो उनके मंच से दिए गए भाषण कहीं ना कहीं हवाई साबित होते हैं। बता दें कि कन्नौज में लगातार ऐसे कई मामले उजागर हुए जहाँ पर महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, कई लूट हुई है, अभी तक पुलिस ने ऐसे खुलासे नहीं किए हैं। हाल ही में पिछले महीने एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते लगातार भीम आर्मी सैकड़ों की संख्या में आज कलेक्ट्रेट में फिर एक बार आया था आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई मांग को लेकर, लेकिन कोई जो आरोपी है अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। जो एक आरोपी था उसको मौके पर गिरफ्तार किया, हालांकि जो मेन आरोपी था अभी तक फरार चल रहा है। ऐसे में जब अपराध मुक्त की बात कही जाती है तो कहां से अपराध मुक्त होगा? वहीं कन्नौज के कचरी क्षेत्र में एक
बुजुर्ग की हत्या हुई थी, उसके अलग अलग पार्ट मिले थे। जब सपा के जिलाध्यक्ष कलीम खान ने इसकी बात उठाई थी, इसका मुद्दा बनाया था, लेकिन उनकी भी बात को कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी ने दबा दिया था, जो कि जांच का विषय कहकर अपनी बात को टाल दिया था। अगर बात की जाए पुलिस की, और यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है, कई सांसद के ऊपर भी कई ऐसे मुकदमे और कई आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने पुलिस को ही पीटा है, कई तहसीलदार को पीटा है। सपा और गठबंधन के जो लोग हैं लगातार सांसद को भी घेरते नजर आते हैं। अगर बात की जाए कन्नौज में अपराध की, तो अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी घटनाएं, सनातन व्यापारी विजय तिवारी, देखिए गोरखपुर से देवरिया का जो रास्ता है वो मात्र 1 घंटे का है, और खुद योगी आदित्यनाथ उस क्षेत्र में हमेशा से रहे हैं और उस क्षेत्र के लिए वो बात भी बड़ी बड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि गोरखपुर में पहले लोग आने से डरते थे, देवरिया में लोग रात में आने से डरते थे, लेकिन अब भयमुक्त वातावरण है। लेकिन अपराधों की जब हम लिस्ट निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, तो उस पर अंकुश नहीं लगता है, और वही विपक्ष इन मुद्दों को अब जबरदस्त तरीके से उठा रहा है। देवरिया की क्या कुछ स्थिति है? जी, बता दें कि देवरिया में सबसे अधिक तस्करी के मामले आते हैं और तस्करी के संबंध में हत्याएं होती है। अभी यही का मामला है, बिहार बॉर्डर से सटे हुए है और वहां पर देसी दारू का तस्करी करते हुए की हत्या होती है और पुलिस पल्ला झाड़ती है कि हमारे यूपी में नहीं है, बिहार में है। वहीं देवरिया का सबसे चर्चित कांड रहा फतेहपुर हत्याकांड, जिसमें कि 27 लोग की अभी तक गिरफ्तारी हुई, जिसमें हत्या हुई थी, और उसके बाद से 50 लोग जो अज्ञात हैं, उसमें क्या जांच हुआ, कितने गिरफ्तार हुए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं एक दरोगा के ऊपर एक महिला सिपाही आरोप लगाती है कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। दरोगा मुकदमा लिखे जाने के बाद छुट्टी लेता है और उसके बाद फरार हो जाता है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से अगर हम अपराधों की बात की जाए तो कानपुर उसमें कहीं पीछे नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कानपुर या कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहे हैं, वहीं अगर अब राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है सपा और कांग्रेस की तरफ से, और क्योंकि 2024 में 80 सीटों का एक जो टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है, उसके लिए एक बड़ा जो है ये हथियार बना रहे हैं आपराधिक मुद्दों को लेकर के, तो क्या इसका कोई असर चुनावों में देखने को मिलेगा? जिस तरीके से विपक्ष सोच रहा है कि इन आपराधिक मुद्दों को वो मुद्दा बना ले, तो इसका कोई असर देखने को मिलेगा, कोई नेगेटिव असर, परिणाम? देखिए, कानपुर उद्योग नगरी है, व्यापारियों का हमेशा से यहाँ बड़ा सहयोग रहा है। आपको अगर हम बात करें तो कानपुर रिहायशी इलाका है, अति संवेदनशील है, जहाँ अक्सर दंगे और विवाद हुआ करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से दो कैबिनेट मंत्री, एक विधानसभा अध्यक्ष खुद कानपुर से ही आते हैं, चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे अजीत पाल सिंह हो, चाहे वो सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष हो। लेकिन अभी हाल ही में हमें और आपको एक घटना याद होगी, जो घाटमपुर में 2 बच्चियों के 100 लटकते हुए मिले थे पेड़ पे, नाबालिग बच्चियों के। लगातार राजा रामपाल जो अकबरपुर लोकसभा से सांसद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कानपुर से 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, लेकिन उस परिवार से अभी तक कोई मंत्री मिलने नहीं पहुंचा, और उन ठेकेदार था जो भट्टे का, उस बच्चियों के साथ में उनको ब्लैकमेलिंग करता रहा और रेप करके उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भले ही बड़े बड़े दावे करे, ऐसे में लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, लगातार जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहा है। अगर हम बात करें कानपुर लोकसभा की, तो अभी तक जो पत्ते हैं वो खुल के सामने नहीं आ पाए। नीतू सिंह का भी नाम चल रहा है, मानवीय अवस्थी का भी नाम चल रहा है, खुद जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज जी का भी नाम चल रहा है विधानसभा के, लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, अभी तक अपने पत्ते क्लियर नहीं कर पाई है, क्योंकि इस बार जो सीट है कानपुर लोकसभा की, बहुत अलग ही उस सीट पर चुनाव होना है। कहीं बिल्कुल आशीष, कानपुर से सटा हुआ कानपुर देहात, अभी हाल ही में बीजेपी के जो विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला और उनके जो पति हैं अनिल शुक्ला वारसी, उन्होंने अपने ही नेता पर आरोप लगाया, उन्होंने राकेश सचान पर आरोप लगाया कि वो रात में खनन कराते हैं, मानकों के अनुरूप जाकर के खनन कराते हैं। तो जब खुद के ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हकीकत तो फिर कुछ और है। देखिए, समय भारतीय जनता पार्टी की कोई पहली बार का ऐसा मामला नहीं है। राकेश सचान है, आपने अभी बीतों दिन वीडियो देखा, जो उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, जो कोर्ट से वो फाइल लेके गायब हो गए थे, उसमें भी चर्चित रहे थे। और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद ही अपने कैबिनेट मंत्री
राकेश सचान पर आरोप लगा रहे खनन का, और मंत्री पर ही नहीं जिला अधिकारी और जिले के एसपी पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अधिकारी की मिलीभगत से ये खनन चलते हैं, और जो वहाँ के गांव के लोग थे वो गांव के लोग परेशान थे लगातार। ऐसे में फसल जो खड़ी थी वो फसल को खनन माफिया ऊपर से गाड़ियां निकाल रहे थे, जो गरीब किसान थे उनका नुकसान। और कहीं ना कहीं ऐसे पहले अभी हाल ही हम लखनऊ की बात करें तो अभी कल लखनऊ में देखा कि एक ऐसे जो बीजेपी नेता के संरक्षण में एक बिल्डिंग बनती, उसके बाद में जो पुलिस अधिकारी थे उस बिल्डिंग को ढाने गए, और उसके बाद में बिल्डिंग दूसरी जो घर थे वहां पे गिर गई जाके, उसके बाद में पुलिस पर ही पथराव हो गया। तो जो योगी आदित्यनाथ को राजधानी लखनऊ ही जो अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्रदेश में कैसे लगाम लगाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और विपक्ष लगातार इनको, चाहे महिला संबंधित अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार हो, उसको विपक्ष घेरने का काम कर रहे हैं। तो राकेश सचान कोई पहले से ही बहुत चर्चित मंत्री हैं, कानपुर में ऐसे ही लगातार। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम अपराधों की बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, और पुलिस के रवैये की बात कर रहे हैं, और उसमें राजनीतिक इनपुट की बात कर रहे हैं, इन सब के बाद बीजेपी कहती है सरकार में हम आएंगे, 80 में 80 मिलेगी, 400 पार का जो हमने नारा लगाया है उस लक्ष्य को हम पार करेंगे। क्या लगता है आपको? अपराध है, अपराध इतना ज्यादा है, लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की जो जमीनी हकीकत है, बीजेपी का क्या कुछ स्टेटस है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ शाहजहांपुर एक अति संवेदनशील जिला है, और आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 3 से 4 कैबिनेट मंत्रियों ने हुए हैं, चाहे वो बात करें सुरेश खन्ना, या हम बात करें जितेंद्र प्रसाद, या अगर हम बात करें जेपीएस राठौर। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो वर्तमान सांसद अरुण कुमार सागर हैं, तो इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन आज की हम बात करें तहसील कलान के साईपुर इलाके के साईपुर गांव के दर्जनों लोग ट्रालियों से भर भर के आज कलेक्ट्रेट में उन्होंने धरना दिया, और ये वर्तमान सांसद अरुण सागर पर ये आरोप लगाया है कि उनसे तरफ से जो गंगा एक्सप्रेसवे और जो रोड निकला हुआ है, और वहां पे जो नदी है, नदी के कटान में जो पेड़ों के लेकर उन्हें लगभग 2.5 करोड़ गमन का अरुण कुमार सागर पे एक आरोप लगाया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों ने दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों से भर के आज कलेक्ट्रेट में उन्होंने ये धरना दिया। अब देखना यह है कि जहां योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं की या पार्टी के कदावर जो भी नेता उनकी सफाई देते हैं कि हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर हम जो है हम कहें तो हम यहाँ पर हम बिल्कुल उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कर देंगे और गुंडा माफियाओं को खत्म कर दें, लेकिन यहाँ पर इनके नेता ही कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बिल्कुल गुंडई और उस पर उतारू हैं। और अगर हम बात करें शाहजहांपुर में एक खनन के मामले में बिल्कुल एक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आती है। लगातार खनन के मामले रात दिन खनन होता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल नाकाम नजर आती है। पुलिस की प्रतिक्रिया रहती है वहां पर, ये हमारे क्षेत्र में नहीं, अगर पुलिस से किसी बात पर खनन माफियाओं के पीछे हाथ किसका है? क्या खुलकर पुलिस कभी इस पर बात करती है कि इन खनन माफियाओं के पीछे क्या कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, कोई राजनीतिक प्रेशर आता है? जी बिल्कुल सुमेश जी, आपको बताएंगे ये एक बिल्कुल आपने बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया है कि खनन की बात करो। शाहजहांपुर खनन को लेकर के बहुत ही चर्चित है, रात से लगा के दिन हो या वो रात 24 घंटे यहाँ पे खनन होता है। अगर पुलिस की प्रतिक्रिया लो तो पुलिस पता नहीं है क्या है मामला वहां पर, कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस का साफ कहना रहता है कि ये मेरे थाना क्षेत्र में नहीं आता है। अगर पुलिस को लगता है वहां पर कोई खनन का मामला, कोई राजनीतिक दबाव है, कोई राजनीतिक हाथ है किसी को, तो पुलिस साफ कह देती है ये मेरे थाना क्षेत्र में नहीं है। हालांकि पुलिस उस मामले को पूरा दबाने की कोशिश है, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का और कदावर नेताओं का यहाँ पर उनके ऊपर हाथ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आला कमान जो है वो मंचों से ये कहता है कि हमने यूपी को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन जब हम मिडिल स्टेज की बात करते हैं, यानी बीच के लोगों की बात करते हैं, जो बिचौलिए हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल करते हैं और इस तरीके की घटनाओं को और बढ़ावा देते हैं। और इन सब के बीच पुलिस भी है जो कुछ भी कहने से हमेशा बचती रहती है। अभी हाल ही में ओपी राजभर ने मंत्री पद की शपथ ली, मुजाहिद उसके बाद उन्होंने मंच से सबसे पहली बात ये कही कि पीला गमछा डाल करके आप किसी भी थाने में चले जाइए और फिर आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसएसपी हो। तो इस तरीके से जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सीधे सीधे अपराध करने को कह रहे हैं कि अगर आप अपराध कर भी आए हैं तो बस पीला गमछा डाल के चले जाइएगा, आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये से राजभर का बयान आया था कि पीला गमछा डालकर आप किसी थाने में चले जाइए, आपकी कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं
लगातार अपराधों को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधी उनके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से ये अपराध कर जब थाने पहुंचेंगे वहां पर अपना गमछा दिखाएंगे और गमछा दिखाने के बाद जो पीड़ित होगा, पीड़ित की कार्यवाही नहीं होगी, उसके एवरेज में लगातार जो अपराध बढ़ता जाएगा। बता दें सुनिए, कन्नौज में ही अभी पिछली 5 तारीख को एक भाजपा की नेत्री, तो उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि मिलकर अपनी बूढ़ी मां की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर उनका पुलिस का कहना था कि उसके बेटे ने अपनी मां को शराब के नशे में मार डाला, लेकिन जो बेटी है उसका साफ तौर पर आरोप था कि उसकी भाभी, उसके भाई और उसके जेठानी ने मिलकर उसकी मां की हत्या की, लेकिन पुलिस उस पर बोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर बता दिया कि ये शराब के नशे मौत हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से महिलाओं पे अपराध से रोकने की बात होती है, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है। जब एक भाजपा की नेत्री पर ही इस तरीके के आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपनी सास को अपने पति के द्वारा मरवा दिया, लेकिन जब पुलिस से बात की आती तो पुलिस ने साफ तौर पर उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, उसका नाम निकाल दिया। लेकिन जो उसकी बेटी है लगातार वो अस्पतालों के चक्कर भी लगाए, उसने उसका रो कर कह रही थी कि भाभी और उसके भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने केवल एक ही को आरोपी बनाया, जो उसका भाई है उसको आरोपी बनाया, और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि शराब के नशे में उसकी मौत हुई है। जिस तरह से बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं इन अपराधों को बढ़ावा देने के लिए जो नेता हैं वही इन अपराधों को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधी हैं उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। अगर इन सभी पर कार्रवाइयां होने लगे तो कहीं ना कहीं अपराध ये रुक सकता है। बिल्कुल, अगर कार्रवाई होने लगे और पुलिस तरीके से अपना काम करने लगे तो कहीं ना कहीं अपराधों पर नियंत्रण जरूर हो सकता है। विजय, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अब 2 लड़कों की जोड़ी मैदान में है, गठबंधन में है, लेकिन इस बार का जो ये गठबंधन है इसको हम पिछले गठबंधन से इसकी तुलना नहीं कर सकते। इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही बड़े जोश के साथ चुनावी मैदान में है, पूरा विपक्ष एक साथ है और एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और जो इन्होंने यूपी में हथियार अपना बनाया है वो है अपराधों को लेकर के, जो पीड़ित हैं उनकी परेशानियों को लेकर के। तो क्या लगता है आपको जो ये गठबंधन बना है उसका कोई असर देखने को मिल रहा है देवरिया में, या अभी भी बीजेपी का ही बोलबाला है? जी, बता दें कि अभी कल देवरिया जनपद में चीनी मिल ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और बोल के गए कि देवरिया से हमारा 30 साल पुराना नाता है। वहीं देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र में गोलियां तड़तड़ाई, जो बिहार से युवक आ रहे थे और देवरिया जनपद के कोतवाली क्षेत्र के निवासी थे, उनको लगातार कई राउंड गोली मारी गई। वहीं देवरिया में इतनी बड़ी तस्करी भी होती है और ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो अपराध संबंधी उठाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभाव डालेगा, उसके वोट पे प्रभाव डालेगा। परंतु अभी भी देवरिया में कल योगी जी के आने के बाद बीजेपी की लहर दिख रही है वैसे ही, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा पार्टी पे। बिल्कुल, देखिए जैसे कि देवरिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद माहौल एक बार फिर से पलट गया और शायद बीजेपी का एक यही जो तरीका है वो सारे मुद्दों को हल्का कर देता है। विपक्ष के पास अंततः कोई मुद्दा उठाने को नहीं होता है और ये जो ताबड़तोड़ रैलियां होती हैं ये सारे मुद्दों को परास्त कर देती हैं। आशीष, सिर्फ ये तो हम क्राइम की बात कर रहे थे, अपराधों की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे लोग परेशान हैं। उनका शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो लखनऊ में न जाने कितने महीनों से शिक्षक भर्ती वाले जो लोग हैं वो अलग अलग नेताओं के दरवाजे पर बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरीके का जो माहौल है इसका कितना असर चुनावों में देखा जाएगा? देखिए, अगर आप बात करें चाहे 2016 की शिक्षक भर्ती हो, चाहे अभी आरओ की या पुलिस की, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं जो नए युवक हैं वो बिल्कुल नाराज है। चाहे आरओ की भर्ती को देख लीजिए, पेपर लीक हुआ, भर्ती रद्द हुई, उसके बाद में पुलिस की, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार इस बात को सवाल भी उठा रही। सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक होना, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जब सरकार आपकी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो फिर पुलिस का पेपर 48 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, अलग अलग राज्यों से बच्चे आए थे, अलग अलग जिलों से बच्चे आए थे और काफी ठंड में वो बच्चे आए, पेपर दिया, उसके बाद में पेपर लीक हो जाला। कहीं ना कहीं जो नए युवक है उनका हौसला कहीं ना कहीं डाउन होता है देखता है। साथ तौर पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी एज पूरी हो जाएगी 6 महीने में, तो कहीं ना कहीं जो सरकार पे इस बार ये इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे कि 2017 से
जब से ये उत्तर प्रदेश सत्ता में आया इन्होंने कितनी भर्तियां कराई, ये बात करते हर बार। अक्सर हमने सौम्य देखा होगा कि जब पेपर लीक होता है तो बता दिया जाता है कि 2 आगरा पकड़े गए, 1 सोलवाला कानपुर से, 1 लखनऊ से, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं यही है कि सिस्टम कैसे फेल हो जाता है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसके बाद सिस्टम से ही पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं एक सरकार पे बड़ा सवाल उठाता है। और आपने बात की चाहे ओपी राजभर की, और आपको अच्छी तरीके से याद है जब ये 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जी जी अमित, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सपा और बीजेपी आमने सामने है, अगर दोनों को एक पलड़े में, दोनों को अलग अलग पलड़ों में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? अपराधों की दोनों की ही सरकारें रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। अभी इस समय बीजेपी की सरकार चल भी रही है, पहले सपा की सरकार थी। आप फील्ड पर हमेशा से रहे, सबसे ज्यादा अपराध किसकी सरकार में बढ़े हैं? बिल्कुल बात करें, चाहे समाजवादी सरकार की बात हो या भाजपा की बात हो, लेकिन अब अपराध की बात करें, हालांकि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में अपराध कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखाई देते हैं, लेकिन समाजवादी सरकार में तो ये माहौल था कि वहां पर आपराधिक इतिहास तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था। हालांकि बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, तो हालांकि पूरी तरीके से तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्राइम ग्राफ की बात करें तो समाजवादी पार्टी की अपेक्षा सपा के भाजपा में काफी क्राइम ग्राफ पे कंट्रोल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, विजय, आशीष और मुजाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने अपराधों पर बात करी कि जिस तरीके से 2 लड़कों की जोड़ी चुनावी मैदान में है और इन्होंने अपना हथियार अपराध को बनाया है, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं, अपराधियों को हम बिल्कुल भी प्रदेश के अंदर टिकने नहीं देंगे, या तो अपराधी अपराध छोड़े या तो प्रदेश छोड़ दे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन अभी आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।